चलिए इसी के साथ अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका तारुफ हमारे खास मेहमानों से करवा देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, राम कुमार पाल जी, नेता हैं बीजेपी से। आप बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल है, रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाच जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमद अयाज, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ आप भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और शेख नासिर नेता हमारे साथ पीडीपी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। एक एक करके हम सभी मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं पीडीपी का स्टैंड आखिर इस मामले को लेकर के क्या है। शेख नासिर जी, क्योंकि हम अभी भी पीडीपी की ओर से 370 हटने के बाद भी वो खुशी उनके चेहरे पर दिख ही नहीं रही है कि इस वक्त महबूबा मुफ्ती या महबूबा मुफ्ती की बेटी की ओर से किसी भी तरीके से पॉजिटिव बयानबाजी आ जाए। नहीं, इसके खिलाफ में जरूर वो अपनी आवाज उठा रही हैं। ऐसा क्यों है सर, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? देखिए, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अगर हम देखें, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जमहूरियत में जब लोगों को पूछे बगैर, लोगों की मर्जी के बगैर कोई फैसला लिया जाता है तो वो माना यह जाता है कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो केंद्र ने किया वो पूरी दुनिया के सामने आया है कि पूरे जम्मू कश्मीर को बंद कर दिया गया, इंटरनेट शट कर दिया गया, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे उनको अपने घरों में नजरबंद कर दिया गया, कुछ लोगों को जेलों में भरा गया और उसके बाद सांसद में एक फैसला लिया गया। आप खुद बताइए, अगर कोई फैसला किसी राज्य के लिए लेना हो और उस राज्य के बेहतरी के लिए, जैसा ये लोग कहते हैं, लेना था, तो जरूरत क्या थी कि जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने घरों के अंदर बंद कर दिया जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, सड़कों पर गाड़ियों को रोक दिया जाए। तो साफ आया है कि जो फैसला जम्मू कश्मीर के लिए 5 अगस्त 2019 को लिया गया वो फैसला जम्मू कश्मीर के हित में नहीं था। और अगर फैसला जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि 6 साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, जो 2019 में हम लोगों ने रिएक्शन दिखाया था वो रिएक्शन आज भी है। हमारी शिनाख्त छीनी गई है, हमें पूछे बगैर, हमें कोई मौका दिए बगैर, हमारा स्टेटस हमसे छीना गया और देश के साथ जो एक एग्रीमेंट हमारा था उस एग्रीमेंट को भी तोड़ा गया है। जबरदस्ती, जबरन, कानून को एक तरफ रखकर जमहूरियत का गला घोंट करके एक फैसला लिया गया। तो खुशी की तो बात दूर है, हम तो किसी भी तरीके से इस फैसले को स्वीकार करने सर, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से डेवलपमेंट हो, विकास हो? क्योंकि डेवलपमेंट का धारा 370 के साथ, धारा 370 हटने से कौन सी डेवलपमेंट हुई? आप मुझे बताइए। धारा 370 जब हटाई गई तो कहा गया कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, रोजगार आएगा, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। सर, जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा टूरिज्म के लिए जाना जाता है। सर, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को टूरिज्म के लिए जाना जाता है, क्या आपको उसमें भी कोई फर्क नहीं दिखाई दिया है? देखिए, टूरिज्म जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले बेहतर था, हालात बेहतर थे। जब मिलिटेंसी पीक पर रही तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी मिलिटेंसी रही, कभी भी यहाँ टूरिस्ट पर कोई हमला नहीं हुआ, कभी यात्रियों पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन धारा 370 हटने के बाद रियासी में यात्रा बस पर हमला हुआ। पहलगाम का सानिया आप सब लोगों के सामने है, किस तरह पहलगाम ने आतंकियों ने दिन दिहाड़े मासूमों का कत्ल किया। ये धारा 370 के खत्म होने के बाद ही हुआ। तो अगर कुछ बदला है जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर के हालात खराब हुए। जम्मू कश्मीर में आज भी नौजवान बेरोजगार है। जम्मू कश्मीर में 6 साल तक कोई सरकार नहीं हुई और अगर कोई सरकार बनी है उस सरकार के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। यहाँ एलजी का शासन चल रहा है, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हुकूमत कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो हालात बने हैं, जम्मू कश्मीर जो बेरोजगारी बढ़ी है वो पहले से बहुत ज्यादा खराब है। लिहाजा हम सब लोगों के चेहरे आज भी उदास हैं और तब तक उदास रहेंगे जब तक धारा 370 दोबारा वापस नहीं मिलती, हमें अपनी शनाख्त वापस नहीं मिलती। हम तब तक संघर्ष करेंगे और तब तक बार बार 5 अगस्त के फैसले को हुआ नहीं है, कहीं कोई बदलाव हुआ नहीं है। बदलाव भी मैं आपको गिनाऊंगी एक एक करके, लेकिन क्योंकि सबसे पहले मुझे रिएक्शन सभी मेहमानों का लेना जरूरी है। एक बार हम एके सिवाच जी का भी रुख कर लेते हैं। एके सिवाच जी, सर, आप डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। डिफेंस के लिहाज से भी अगर हम जम्मू कश्मीर की आज की तस्वीर को देखते हैं तो क्या तस्वीर और तकदीर जम्मू कश्मीर की बदली हुई दिखाई देती है या फिर आज भी स्थिति वैसी की वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी? बिल्कुल नहीं, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन में फर्क है, इसमें कोई शक नहीं। देखो, अभी किसी जमाने में यहाँ पर 300 से 400 आतंकवादी होते थे और पत्थरबाजी की घटनाएं हर रोज होती थी। आज की तारीख में ये घट के कभी करीब 60 से 70 रह गए हैं और ये भी ज्यादातर सारे के सारे 95% जो हैं ये पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं। ये कुछ रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में थी, उसमें कमी आई, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया है। आप ये देखें कि जो आतंकवादी हैं ये लश्कर-ए-तोबा जैसे मोहम्मद के
इनको अब जो इलाका ये रजौरी पुंछ की तरफ ज्यादा हो गए थे, अब ये दोबारा आने की कोशिश करें कश्मीर घाटी में। मगर ये सच्चाई है कि अभी सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल है, काफी बेहतरीन हुआ है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत पुख्ता है, रोबस्ट है। और इसी प्रकार से काउंटर टेररिज्म ग्रिड जो कि कश्मीर घाटी में है और पुंछ रजौरी में बहुत ही ज्यादा, मैं ये कहूँगा, इफेक्टिव है। और आतंकवादी अभी जिस प्रकार से पहले घटनाएं कर सकते थे अब नहीं करते। चार पांच चीजें मैं और बताने की कोशिश करूंगा क्या बदला है। बिल्कुल देखो, आर्टिकल 370 और 35 ए एब्रोगेट होने के बाद एक डेवलपमेंट का माहौल आया है कश्मीर घाटी में। यहाँ पर आप देखें रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है, 2.5 करोड़ के करीब टूरिस्ट आए। IIM मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। पहले टाइम में देखो, मैं 22 साल जम्मू एंड कश्मीर में रह चुका, मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल से बिलोंग भी करता हूं, तो जी। मैं ये कह सकता हूं जो पहले स्टेट फोर्स थी जम्मू कश्मीर की, कि पहले टाइम में आप देखें यहां पर स्ट्राइक एक बल्कि नॉर्मल होती थी। आज के टाइम में एक दिन भी स्ट्राइक नहीं होती, स्कूल हर पूरे साल खुले रहते हैं। इसके बाद यहां आप देखें डेवलपमेंट का माहौल बना हुआ है। यहां पर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप टूरिस्ट तो आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ डेवलपमेंट का माहौल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा, पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। इससे दिखलाता है कि डेमोक्रेसी एक आपकी रूट्स ले रही है। हाँ, मैं ये बात से सहमत हूं कि अभी तक जो गवर्नर रूल लगा है, क्योंकि ये हिदायतें दी गई थी कि भाई आप इलेक्शन होंगे और उसके बाद स्टेट हुड दिया जाएगा। मुझे लगता है ये गवर्नमेंट इसके लिए तात्पर्य है। जैसे सिक्योरिटी की सिचुएशन थोड़ी अच्छी होगी, मुझे लगता है कि स्टेट हुड भी दिया जाएगा। मैं ये कहूँगा और बहुत ही अच्छा एक्शन था। आर्टिकल 370 और 35 ए के हटने के बाद काफी फर्क आया। दो बातें और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि 370 और 35 ए हटने के बाद ये एक ऐसी स्टेट बन गई जैसी दूसरी स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, केरला, कर्नाटक, आसाम। और इसके अंदर जो फैसिलिटी नहीं मिलती थी वो फैसिलिटी भी अब इसमें मिलती हैं। तो मुझे लगता है ये तो एक पॉजिटिव स्टेप है और सबको इसके लिए खुशी मनानी चाहिए। और कहीं कमी पेशी है अगर डेमोक्रेसी में, तो ये एक प्रकार से आपका हक है उसको पॉइंट को रेज करें। मगर मैं ये समझता हूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन में बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छी सिचुएशन है और अब बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। ऐसे ही डेवलपमेंट होती रही। मेरा मापदंड यही है कि आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हैं। ये अभी भी मैं ये कहूंगा जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, ये वो कहते हैं ना दीवा बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उस हालात के अंदर है और कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी एक सच्चाई है कि अब हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक न्यू नॉर्मल ड्रॉ कर दिया कि वो कोई भी आतंकवादी घटनाएं जो है उसको एक प्रकार के टेररिज्म माना जाएगा, एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। हम इसका बदला लेंगे। मुझे लगता है ये एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती है पाकिस्तान को। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी, आप आज हालात देखें पीओजेके की, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, कोटली, ददनियार, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वहां पर लोग चक्का जाम और शटर डाउन है। वहां पर खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। बिजली मंगला डैम में होती है, पहले पंजाब मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि छोटा छोटा पहले मैं रिएक्शन ले लूं, उसके बाद पूरी चर्चा पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ राम कुमार पाल जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से नेता है। सर, पीडीपी के नेता को अभी हमने सुना, उनकी ओर से तो ना उन्हें विकास दिखाई देता है, ना उन्हें ये दिखाई देता है कि लोगों को वाकई में रोजगार मिला है। लेकिन जितना अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, निवेश में भी वृद्धि हुई है, लगभग 80,000 करोड़ तक का वहां निवेश आया है। और सिर्फ भारत से नहीं लेकिन विदेशों से भी निवेश आ रहा है। लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि हमें निवेश भी करना है, वहां इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, वहां पर जमीन की भी खरीदारी हो रही है, निजी निवेश भी बढ़ा है, सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ा है, औद्योगिक विकास भी बढ़ा है, बुनियादी ढांचे भी बढ़े। लेकिन पीडीपी के नेताओं को यह दिखाई नहीं देता है। विपक्षी दलों की ओर से बार बार कहा जाता है कि 370 तो हटाया ही गलत तरीके से गया, असंवैधानिक तरीके से गया। इस पर सर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मैं अपनी बात रखते हुए कहना चाहूंगा कि देखिए, जम्मू कश्मीर में केवल प्रशासनिक और राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक विकास भी हुआ है। और वहीं पर IIT जम्मू, वही एम्स अवंतीपुरा और जैसे मेडिकल कॉलेज की भी, रियासी मेडिकल कॉलेज भी खुले हैं। और ट्रेन की व्यवस्था कहां तक पहुंची है? अब जो अभी स्टेशन कैसे बने, सड़कें कैसी बनी है, किसके लिए बनी है? जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बनी है, रियासत के लिए बनी है, आइन के लोगों के लिए बनी है।
कैसे कहते हैं क्या इनके लोगों को नहीं? अरे भाई, मोदी जी ने तो देश क्या 1,80,000 करोड़ के अंदर पूरे देश के अंदर रिवर जॉइंटिंग होने था, उसको छोड़कर पूरे जम्मू कश्मीर पे कॉन्सेप्ट किया। उसके बाद भी ये हाल है। आज 70% पंचायतों में लोगों ने भागीदारी निभाई है, पंचायत चुनाव अच्छे से हुए हैं, और जम्मू कश्मीर में भारत सरकार का पैसा डायरेक्ट लोगों को लाभ की नीतियों का पहुंच रहा है। इसके पहले कहां पहुंचता था? इसके पहले साहब ध्यान करिए, पीडीपी वालों, वो फॉरेस्ट की जमीनें बेच खाई, कितने हजार एकड़ छुड़वाई है एलजी के राज में, ये रिकॉर्डेड है। क्या कर रहे थे आप लोग? देश का पैसा, भारत के पैसे से क्या कर रहे थे? आज भी ताजलैंड होटल सैफुद्दीन सोच का किसकी जमीन पे बना है? रियली फॉरेस्ट पे बना है। फॉरेस्ट की जमीन जनता की, सरकार की। आप लोगों ने क्या किया वो अपने आत्ममंथन कीजिए। वो देश की संपत्ति है फॉरेस्ट, आपके अकेले की संपत्ति नहीं है। देश से पैसा लेते, इसके लिए इनको 370 चाहिए कि देश का, भारत का माल आपस के परिवारों में लूटा जाए। ये सब रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्ड नहीं है। सारे डिमोलेशंस हुए हैं। ये देखिए, 370 से जनता को फायदा हुआ। आज की वहां हमारी बहू बेटियां आज देश में पार्टिसिपेट कर रही है स्पोर्ट्स में। ये विकास है। यहाँ क्या है, पीडीपी के विधायक नहीं चुने गए, इसके लिए उनको लगा है कि हमारा कश्मीर का विकास ही नहीं हो रहा है। अरे हमने तो इतने खर्चे करने के, हमारी सरकार नहीं आई, सरकार नहीं आई, फिर भी जनमत एनसीपी को मिला, तो भी हमने इतना काम किया और काम कर रहे हैं। सिर्फ सत्ता के लिए, सीट के लिए कार्य नहीं होना चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए। जनता ने वोट दिया, उसका मानना था, किया ना भाजपा ने। कहा कि जनता के वहां के लोग गलत है, सरकार किसकी बनी, वोट किसको आया, कौन सत्ता में मुख्यमंत्री बना है, और सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। सर, आप लोगों के राज्य में वोट क्यों नहीं मिला? अगर नहीं मिला, देश के हमारे, वो कश्मीरी हमारे देश के हैं, वो कश्मीरी हमारे भारत के हैं, हमारे भारत के हैं। हम भारतीय मानते हैं उनको, उनकी भारत में लाए हैं, और आज केंद्र की सारी योजनाएं डायरेक्ट मिल रही है। ये है विकास। 80,000 करोड़ रुपया पूरा का पूरा वहां यूज हुआ। आप लोग होते तो आधा भी यूज नहीं होता। और जो ये बने हैं रेलवे, 15 साल में नहीं बना पाते, सड़कें नहीं बना पाते आप लोग। आप अपना आत्ममंथन कीजिए। मैं आपके पास भी लौटूंगी। अहमद अयाज जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। सर, जम्मू कश्मीर की राजनीति को आपने भी बहुत करीब से देखा होगा, और हम ये देख रहे हैं कि साल 2019 के पहले तक कितनी ऐसी घटनाएं होती थी, और आज के वक्त में यही रिकॉर्ड घटनाएं पहले के मुकाबले कम हुई हैं। लेकिन विपक्षी दलों की आंखों पर अभी भी पर्दा पड़ा है। हालांकि इस बीच में हमने हाल फिलहाल में देखा, जब चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान भी पीडीपी की ओर से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला में भी जुबानी जंग देखने को मिली। एक पावर प्रोजेक्ट को लेकर, आपको याद होगा जब इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया गया था भारत की ओर से, तो उस वक्त भी महबूबा मुफ्ती की ओर से इसके खिलाफ में आवाज उठाई गई थी, और उमर अब्दुल्ला ने उस दौरान इसी केंद्र सरकार के फैसले को उचित और सही ठहराया था। तो सर, ये तो जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां के आपस में ही लोगों के बीच में, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में सहमति नहीं दिख पाती है। तो केंद्र की ओर से जब ये 370 को हटाए जाने की बात की थी, उस वक्त सब एक साथ खड़े थे। ये इस राजनीति को आप किस तरीके का तमगा देंगे, या किस तरीके से आप अपने नजरिए से देखते, जरा हमें बताइएगा। देखिए, लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ये हर जगह पर है कि जम्मू कश्मीर की बात नहीं है। हर एक रियासत में लोकल पार्टीज का आपस में खींचातानी रहती है, एक दूसरे के खिलाफ रहता है, वो हर जगह पर। ये जम्मू कश्मीर सिर्फ जम्मू कश्मीर का मामला नहीं है। अब देखना ये है कि बहुत टाइम से जम्मू कश्मीर पर डायरेक्ट सेंटर का शासन रहा है, और ख़ास तौर 370 को एब्रोगेट करने के बाद ये बहुत उम्मीदें लगाई थी, और कहा भी गया था कि बहुत सारा बदलाव आ जाएगा डेवलपमेंट के लिहाज से, मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिहाज से, या करप्शन को ख़त्म करने के लिहाज से ख़ास तौर। तो रूटीन में जो अभी हो रहा है, रूटीन में जो पहले था वो उसमें ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं हो रहा, रूटीन तो काम चल रहा है। लेकिन जहाँ से ये तवक्का की जाती थी कि एक बीजेपी की सरकार और दूसरा एब्रोगेट 370 करने के बाद कुछ नया देखने को मिलेगा, जो कहने की जो मिसाली हो। अलबत्ता ये कहना कि भाई थोड़ा सा ये जो सुधार आ गया हालात में, वो सही है,
जहां तक स्टोन पेल्टिंग का ताल्लुक है, और या जो हड़ताल वड़ताल हो रहा था, तो लेकिन उसको 370 के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता है कि वो एक सिक्योरिटी का मामला है। 370 होने के बगैर भी, 370 ना होते भी, दोनों सूरतों में सिक्योरिटी का सिचुएशन रहा है। तो सिक्योरिटी के काम में कोई बदलाव नहीं आया 370 को एब्रोगेट करने के बदले। ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था कि जो सुधार आया। पॉलिटिकल डिसीजन ये सिर्फ सिक्योरिटी का जो ग्रिड बढ़ाया गया, चौकन्ना रहे सिक्योरिटी या और विजिलेंस करी जो भी, ये सिक्योरिटी का माहौल है जिसने ये सारी चीजें, चाहे किसी को अरेस्ट करना पड़ा, चाहे किसी को बंद करना पड़ा, चाहे रोड बंद करना पड़ा, कहीं से कोई ब्लॉक करना पड़ा, एंट्री किसी की आने जाने की, इन्फिल्ट्रेशन की, वट एवर हैज बीन डन, वो एक सिक्योरिटी का मामला रहा है। उसकी वजह से एक रिलीफ महसूस किया जा रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि मिलिटेंसी के वाक़ात कम हुए हैं, मानेंगे कि अगर वाक़ात का तादाद देखेंगे, नंबर देखेंगे, कम हुआ है, लेकिन हमने ये भी देखा कि ऐसे भी वाक़ात हुए जो अगर एक ही हुआ तो बहुत बड़ा हुआ। हमने इस ककरनाग में देखा एक बार, जहां एक सर, लेकिन मेजर, फारूक अब्दुल्ला सर एक तो ये देश आज भी की, कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर में ना तो पहले कभी खत्म हुआ था ये आतंक, और ना आगे कभी खत्म होता हुआ आप देखेंगे। शांति बहाली तो आप छोड़ ही दीजिए। नहीं, आगे का तो हम नहीं कह सकते क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। अभी अगर कुछ टाइम से सुधार आया है, कमी आई है, तो आगे अगर उसको टैकल किया जाएगा तरीके से, तो आगे कम भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं होगा, ऐसा क्यों। तो अभी जो हम फारूक जी कह रहे 90 में हैं, देख रहे थे, नहीं एक मिनट, अभी जब हम 90 में देख रहे थे तो टोटल क्रिपल था, सारा सिस्टम क्रिपल था। लेकिन वो सिचुएशन आज नहीं है। आज की सिचुएशन जो है वो कल को नहीं होगी, और सूरत हाल तो बदलती रहती है और अच्छाई की तरफ जाती रहती है। अलबत्ता इस 370 के चलते एलिनेशन बढ़ गई, लोगों की एलिनेशन बढ़ गई कि जिस तरीके से इसको एब्रोगेट किया गया, जो माहौल पैदा किया गया, लोगों को लगा कि हमारी कोई वक़्त नहीं रही, हमको बंद करके ये सारा किया गया, जेलों कर्फ्यू बंद करके, टेलीफोन बंद करके, कम्युनिकेशन बंद करके। वो एक एलिनेशन उससे बढ़ गई। अब वो दूसरी बात है कि 370 के चलते कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं था जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर था। अलबत्ता एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थी लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, दैट कैन नॉट बी डिनाइड। So that's what political, this 370 has, as on date we see that there is a change to that extent. Rest के लोगों के लिए कोई ऐसी मिसाली डेवलपमेंट हुई हो, कोई ऐसी बात हुई हो बीजेपी को लेकर जिसका ये कहना था कि भाई हम बहुत कुछ करेंगे, और वो भी 370 लेकर, ऐसा नहीं है। हालांकि हमारा मानना भी है कि 370 को इसलिए एब्रोगेट नहीं किया गया कि जम्मू कश्मीर को कोई बदलाव करना था, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा में पहले से था। 1990 में मिलिटेंसी शुरू हो गई, हालात खराब हो गए, उससे पहले था। तो लिहाजा ये कहना कि इसको इसलिए किया गया कि 1990 के बाद हालात हुए खराब, तो इसलिए 370 को एब्रोगेट किया करना पड़ा, एब्सोल्युटली नॉट। इट हैज नथिंग टू डू विद द सिचुएशन। 370 का जो एक पॉलिटिकल एजेंडा था बीजेपी के पास, वो उसी को चलते उन्होंने उसको एब्रोगेट किया गया। अब ये कहना कि उसकी वजह से ये हुआ, आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली वी सी ऑन द ग्राउंड कि ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। जहां तक प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, रेलवेज का है, 4 लाइनिंग का है, आई थिंक दीज वर वेल प्लान्ड लॉन्ग बैक, और एक कंसीव जो आइडियाज किए गए थे बहुत पहले से किए गए थे, शायद बीजेपी से पहले भी किए गए थे। तो लिहाजा ये कहना, हाँ अलबत्ता उन्होंने आगे उसको चलाया, वो मानने वाली बात है, वी कांट से नो, व्हिच वाज अदरवाइज टू बी डन। वो तो वैसे भी करना था, बीजेपी ना होती कोई और गवर्नमेंट होती वो भी करना था, दैट्स अ नॉर्मल वर्क फॉर एनी गवर्नमेंट। बट टू से कि 370 एक बहुत बड़ा डिसीजन लेकर कोई बहुत बड़ा काम हुआ होगा जम्मू कश्मीर में, ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर कुछ हुआ होगा तो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर है, दे कैन आइडेंटिफाई एरियाज, दे कैन टॉक अबाउट, हो सकता है हमारी नॉलेज में ना हो, लेकिन हमको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मानते हैं सर कि ऐसा कोई खास बदलाव हुआ नहीं है, कोई बेहतरी हुई नहीं है जम्मू कश्मीर में, दिख नहीं रहा है ऐसा कोई खास बदलाव हो जहाँ लोग आराम से रहते हों, खुशी से रहते हों, अमन से रहते हों। सबसे बड़ी चीज जो है अमन और चैन की बात नहीं लग रहा है। अभी देखो पहलगाम में क्या हुआ, अभी अप्रैल में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। तो अब अगर कहीं कुछ हम महसूस कर रहे थे, कोई आराम सा महसूस करते, रिलीफ सा दिख रहा था, अभी दचका लग गया उसको भी, वो भी अब लोग कहाँ महसूस करेंगे कि सिचुएशन ठीक होती जा रही है। ये एक देखने वाली बात है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। अब
एक बार फिर से मैं राम कुमार जी आपका रुख कर रही हूँ, उसके बाद मैं शेख नासिर जी के पास जाऊंगी। सर, अभी क्योंकि हमने राजनीतिक विश्लेषक को भी सुना, अहमद अयाज जी भी वही बात कह रहे हैं जो शेख नासिर जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत कोई इतना खास बदलाव तो हमने नहीं देखा है, कुछ बहुत ज्यादा अगर बहुत बड़ा बदलाव की बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अगर आपकी सरकार चुन करके आती है, आपको मौका मिला है तो आप तो उस राज्य के लिए काम करेंगे ना। आप नहीं करते, कोई और करता। कोई और जरूर करता है ये कार्य, जो 5 सालों में, ये 15-20 सालों में करते हैं। और चैन अमन की जो बात कर रहे हैं हमारे बड़े भाईजान, तो सेठ देश भर में 27 शहरों में आतंकवादी हमले हुए हैं और उसके अंदर 40,000 लोगों की मौतें हुई है। देश में कहाँ इतनी अमन चैन है? सब जगह ये घटनाएं होती, घटना को एक प्रदेश से नहीं जुड़े। हमने भारत में जम्मू कश्मीर को लिया, यही प्राउड है। भारत सरकार का पैसा हर जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास पहुंच रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा उनको पहुंच रहा है। सड़कों का निर्माण हुआ है और रेलवे के लिए कितनी टनल्स बन रही है भाईजान, उसको गिनती कर लो। एक काम करने का तरीका जो आज की तारीख में जो 11 सालों की सरकार में है, आपको कभी 2004 से 2014 और 2014 से 2024 आप देख लीजिए कितना अंतर है काम करने के तरीके में। आने वाली सरकारें भी काम करेगी, पूर्व में भी की, तो तरीका क्या था, उसमें भ्रष्टाचार कितना जाता था। आज 80,000 करोड़, अगर मैं तो कहता हूं कि अगर पूर्व की सरकार होती तो आधा लूट खाते हैं लोग। सरकार आज फॉरेस्ट की जमीनें छुड़वाई, किसके लिए छुड़ाई? कि किधर सरकार ले जा रही कोई जमीन? नहीं, कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों को लाभ होगा उसका। कितने बड़े बड़े महल थे सब, मैं तो आज नाम लेकर बोलता हूं, सैफुद्दीन सोच का ताज लैंड होटल फॉरेस्ट के अंदर है, नाम लेकर कह रहा हूं। चलिए ठीक है, अब इसी आरोप ये सब लूट थी। हाँ, एक बार मैं हल्के से रिएक्शन है दूं। जी शेख जी, मैं अभी आपके पास ही आ रही हूँ, बताइए नासिर जी। देखिए, जिस दिन दिल्ली, खासकर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को जमीन का एक टुकड़ा नहीं समझेगी, बल्कि ये समझेगी कि कश्मीर के लोग जो कश्मीर में रहते हैं, उनके दिल हैं, उनके जज्बात हैं और उन जज्बातों की कदर करेंगे, उस दिन कश्मीर के अंदर अमन चैन लौट के आएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कश्मीर को जमीन का एक टुकड़ा समझा जाता है। यहाँ के लोगों के जज्बात, उनके एहसासात, उनकी फीलिंग्स को आज तक किसी ने नहीं समझा। और भारतीय जनता पार्टी ये जो बार बार दावे कर रही है कि कश्मीर में अमन चैन है, ये अमन चैन नहीं है। ये जबरदस्ती डंडे के जोर पर कुछ लोगों को खामोश करने की बात जरूर है। अमन चैन तब आएगा जब लोगों के दिल जीते जाएंगे, और लोगों के दिल डंडे के जोर पर नहीं जीते जाते। उसके लिए लोगों के एहसास और जज्बातों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दिल्ली और कश्मीर के लोगों के दिल की दूरी तब दूर होगी जब आप उनके जज्बात को समझेंगे, उन्हें अपनाएंगे। कश्मीर में थोड़ी सी भी कोई घटना घटती है, पूरे देश में कश्मीरी बच्चों के साथ ज्यादती होती है, उनको मारा पीटा जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने कभी उस पर कोई रिजेंटमेंट नहीं दिखाई, कभी उसको उसके लिए कहा नहीं कि भाई ऐसा मत करिए। कश्मीर और कश्मीर के लोग जो कश्मीर की सरहद में रहते हैं, उन्हें मालूम है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी और इस वक्त केंद्र में जो शासन चला रहे हैं, ये लोग उन्हें किस तरह ट्रीट करते हैं। जहां तक बात आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये जो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई है और बड़ी तेज रफ्तार में डेवलपमेंट हुई है, मैं इनको बता दूं कि रेलवे लाइन कोई 5 साल में नहीं बनी है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, इस पे काम चल रहा था। और ये सड़कें डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त से बन रही थी, जो अब जाके मुकम्मल हो गई है। देखिए, नींव किसी ने रखी, काम किसी ने किया। अब इनकी किस्मत है कि रिबन काटने ये पहुंच जाते हैं और उसको ये डेवलपमेंट का नाम देते हैं। आज जम्मू कश्मीर में कानून की प्रक्रिया के बगैर लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की जाती है। किसी को शक की बुनियाद पर किसी का घर गिराया जाता है, शक की बुनियाद पर नौकरी से निकाला जाता है। यहाँ इस वक्त कानून अदालतों की कोई परवाह नहीं की जाती। आप अगर इसे अमन और चैन कहते हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसा अमन और चैन पूरे देश में आप करके दिखा दीजिए। ये अमन और चैन आप कश्मीर में क्यों कर रहे हैं? काम होता है क्या? धमकी से काम होता है? महबूबा मुफ्ती थी ना वो, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आपने धारा 370 को छेड़ा तो फिर कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं बचेगा जम्मू कश्मीर में। देखिए, तिरंगा हम लोग शान से पहले पकड़ते हैं, तो इन लोगों का अगर कोई शक रहता, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने जम्मू कश्मीर को देश के साथ मिलाया, तो इनको क्या लगता है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा नहीं था? हम तो शुरू से कहते हैं हम देश का हिस्सा है। स्टेटमेंट क्या सही है? इस तरीके के स्टेटमेंट जो महबूबा मुफ्ती की ओर से दिए गए थे, वो कहती हैं कि अगर आप धारा 370 को छेड़ेंगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा जम्मू कश्मीर में। ये किस प्रकार की धमकी है? उनके बयान को आप समझने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर का अपना एजेंडा था, जम्मू कश्मीर का अपना कानून था, आईन था, और उनके कहने का यह मतलब था कि जम्मू कश्मीर का जो भारत के साथ जो एक्सेशन हुआ था वो आर्टिकल 370 के बुनियाद पर हुआ था। अगर आपने आर्टिकल 370 को भी तोड़ा तो जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान जो ब्रिज है वो टूट जाएगा। तो तिरंगा जिस ब्रिज के सहारे हम लोगों ने इंडिया
आइडिया ऑफ इंडिया को यहाँ प्रोपोगेट किया, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं। आज हमें बीजेपी वाले नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। हमने तिरंगा उठाया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने नहीं आती। इंसानियत, हम लोग इतना प्यार अगर आपके आप मन में भर रहा था सर लोगों के लिए, वहां के लोगों का हितों का आप सोच रहे थे, ये दौर आपको 1990 के दौरान में क्यों याद नहीं आया, जब कश्मीरी पंडितों को उन्हीं के घर से धक्का देकर निकाला गया, उनके ऊपर जो अत्याचार किए गए थे? कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए जितना काम पीडीपी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद कश्मीरी पंडित वापस आए। इनसे पूछिए, क्या एक भी कश्मीरी पंडित भाई को वापस लेकर आए हैं? सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सर बताइए, सर पीडीपी ने क्या क्या किया है, उसके बाद में बीजेपी से भी जानूंगी कि उनकी ओर से क्या क्या किया है। पीडीपी ने कश्मीरी पंडित को वापस लाने के लिए जो प्रयास किए थे, जो उनके लिए कार्य किया था, भारतीय जनता पार्टी वो सोच भी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नारे हैं, वादे हैं, दावे हैं, जमीनी सतह। अब तो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद ये तो कहते थे 370 हटेगा, कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे। क्या एक भी कश्मीरी पंडित को ये लोग वापस लाए? वो हमारे भाई हैं। कश्मीरी पंडित के लाने का प्रयास किया गया। सुनिए आपके, मैं अब उस सवाल का भी जवाब एक बार जरूर देना चाहूंगी, जो आपने कहा था कि पर्यटकों की संख्या में भी पहले ज्यादा हुआ करता था। 2019 तक में सर 1.62 करोड़ ही बताया गया था जो कुल पर्यटक की संख्या रही थी, और 57,920 विदेशी पर्यटक थे। और आज साल 2024-25 की जब हम बात करते हैं तो कुल पर्यटक लगभग 2 करोड़ 35 लाख के आसपास में यहाँ रिकॉर्ड हुए हैं। विदेशी पर्यटकों की बात करूं तो आप सोचिए, जहां 57,000 हुआ करता था उस दौरान में 65,452 है सर। जब देश की पॉपुलेशन बढ़ी, रिसोर्सेज बढ़े, टूरिस्ट भी आते हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ में, आप हिमाचल के आंकड़े खोल करके देख लीजिए। अब आज आप 1990 के साथ तुलना करने बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये किस तरह की तुलना की जा रही है। इस साल टूरिस्ट आए, अगले साल इससे ज्यादा आएगा। देश की आबादी बढ़ रही है, देश के लोगों के पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टूरिस्ट तो आएगा। अब इसका श्रेय भी आप 370 के हटने को देंगे, बिल्कुल गलत है। 370 जब था तब भी मेरे पास समय का अभाव है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तो सर आप सभी का बहुत धन्यवाद। राम कुमार पाल जी, नेता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े, शेख नासिर जी PDP नेता हमारे साथ जुड़े, अहमद अयाज राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।